प्रिय संस्कृत मित्राणि, नमः संस्कृताय। वेलकम टू फिल फॉर्म यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ निधु चौधरी एंड आप सभी का यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आपको पता ही है हमारी जो सब्जेक्ट है संस्कृत, उसकी यहाँ पे बेसिक क्लासेस हो रही है, आप सभी को पता है, ठीक है। तो ये हमारे हैं सीटेट, केवीएस, एनवीएस, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, नेट, जेआरएफ 2022 एग्जामिनेशंस जो भी कंडक्ट होने वाली हैं 2022 एग्ज़ाम, वो सभी एग्ज़ाम्स के लिए आप सभी की प्रिपरेशन संस्कृत सब्जेक्ट की यहाँ पे हो रही है, आप सभी को पता है। और बिल्कुल जनरल क्लास होने वाली है जो कि सभी एग्जाम्स में काम आएंगी, ठीक है। और क्लास नंबर हमारा है 25 और हमारी 24 तक की जितनी भी क्लासेस हैं वो सब आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगी। और सभी की सभी क्लासेस जो हैं वो बिल्कुल भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें आपको एक भी पैसा लिया नहीं जाएगा, ठीक है। तो सभी को अच्छे से प्रिपेयर करना है और हमारी जो एग्ज़ाम्स है बहुत ही जल्द कंडक्ट होने वाली है, क्योंकि आपको पता ही है जब 21, 22 एंड 23 की जो एग्ज़ाम्स है उनकी जो डेट शीट थी वो आ चुकी है और हमारी ही बहुत ही जल्द आने वाली है। तो सभी स्टूडेंट को तो पहले मैं यही बोलूँगी कि जो नेट जेआरएफ के जो भी स्टूडेंट हैं उनकी मोस्टली प्रिपरेशन हो ही चुकी होंगी, बट अगर कोई भी टॉपिक्स में डाउट है, अगर कोई कंफ्यूजन है तो पक्का मुझे कमेंट करना, तो मैं आपके डाउट जो है वो सॉल्व करवा लूँगी, ठीक है। और जो हमारी क्लास है उसको भी एक बार देख लेना, रिफ़र हो जाएगा, आपका जो टॉपिक है आपने जो प्रिपरेशन की है वो सभी रिफ़र हो जाएंगी, ठीक है। और ये हमारी जो टेलीग्राम की जो चैनल्स हैं, हमारे जो ग्रुप्स बने हुए हैं, आप सभी को पता ही है, ठीक है। फटाफट से ज्वाइन हो जाओ, जो भी ज्वाइन हो गए हो वो एक बार अपना इंट्रोड्यूस करवा लो, अपनी जो अटेंडेंस है वो कर लो सभी लोग फटाफट से बच्चों। नमः संस्कृताय नामिका जी, नमः संस्कृताय। आज मैं बहुत ही हैप्पी हूँ क्योंकि आज मेरी लाइफ में कुछ बड़ा हुआ है, मैं आपसे शेयर भी करना चाहती हूँ, बट एक बार सभी स्टूडेंट आ जाए फिर मैं सबको बताती हूँ, ठीक है। ये हमारे एग्ज़ाम के रिलेटेड, हमारी जो पीएचडी है उसके रिलेटेड, इसीलिए ये जो बात है वो मैं सभी के सामने करने वाली हूँ, ठीक है। एक बार सभी स्टूडेंट आ जाए अनामिका जी फिर हम करते हैं, ठीक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, बहुत ही, मेरे लिए तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आई होप आपके लिए भी होगी क्योंकि आपकी मैम की ये सब हुआ है आपके मैम के साथ। तो ये हमारे पीजीटी टीजीटी का जो ग्रुप्स हैं वो आप ज्वाइन कर सकते हो, ये जॉब रिलेटेड है। और ये हमारा पर्सनली जो पेपर 1 पेपर 2 जो पीजीटी टीजीटी के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए हैं, और ये हमारी एप्लीकेशन है तो आप उससे भी ज्वाइन कर लो, ओके। और ये हमारे पेपर 2 के लिए है संस्कृत फिल फॉर्म बाय नीदू मैम,
और ये संस्कृत बाय नीतू। ये दोनों ग्रुप्स हमारे संस्कृत के हैं, जिसमें आपको यहाँ पे जो संस्कृत बाय नीतू है उसमें आपको अलाउ किया हुआ है। तो अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो आप वहाँ पे हमसे कर सकते हो, और आपके जो भी क्वेश्चंस हैं उसके आंसर भी हम वहाँ पे दे देंगे, ठीक है। और ये हमारी यूट्यूब की पर्सनल चैनल है भाई, आप सभी को करना है सब्सक्राइब। ओके, ये मेरी पर्सनल चैनल है, ठीक है। हाँ जी, आपको भी खुशी का हिस्सा बनाएंगे, क्यों नहीं क्यों नहीं, पक्का। सभी को बताती हूँ क्योंकि आप भी मेरी लाइफ का एक हिस्सा हो, आप भी स्टूडेंट जो है वो मेरी लाइफ का हिस्सा हो। और ये पीजीटी डीजीटी का जो क्लासेस का टाइमिंग है, क्योंकि करंट जीके की जो क्लास है वो 8 AM से स्टार्ट हो रही है, फिर मैथ की 10 AM से, फिर 12 PM को जीके की होती है, फिर संस्कृत की 1 PM को होती है, सीडीपी की होती है, और रीजनिंग की। इतनी क्लासेस आपको पीजीटी डीजीटी के लिए लेनी है, ओके। और ये सीटेड बैच है हमारी, जिसमें आपको पेपर 2 एसएसटी मैथ के लिए हमें लेनी है, फिर संस्कृत के सीडीपी एंड रीजनिंग। इतनी क्लासेस आपको सीटेड बैच के लिए लेनी है, ओके। अगर आप सीटेड की तैयारी कर रहे हो तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर लो, फिर मैं आपके साथ बहुत ही बिग अपडेट शेयर करने वाली हूँ। शीतल जी आपको मिल जाएंगी, अनामिका जी का जो टेलीग्राम है वो मिल जाएगा, ठीक है। मैं आपको दे दूंगी अगर अनामिका जी को चाहिए तो, ठीक है। किस किस ने लाइक कर लिया भाई, फिर मेरी जो है जो खुशी है उसमें आपको पार्टिसिपेंट करवा लेती हूँ। किस किस ने हमारी जो वीडियो है उसको लाइक कर लिया, बताओ फटाफट से बच्चों। ओके अनामिका जी, मैं दे देती हूँ क्लास के बाद, ओके। ओके देन मैं आपसे ये बोलना चाह रही हूँ कि वैसे तो मेरी पीएचडी चालू है, अभी 1 साल जो है वो ख़त्म हो गया, उसमें मेरा फर्स्ट सेमेस्टर क्लियर हो गया। अब मैं सेकंड सेमेस्टर में हूँ अभी। और आज के दिन जो फेलोशिप मिलती है, हम जब पीएचडी करते हैं उसमें जो फेलोशिप होती है उसमें गुजरात स्टेट के लिए 930 कितने 930 स्टूडेंट को मिली है, जो भी पीएचडी कर रहे हैं वो तो काफ़ी है, बट जो 930 स्टूडेंट हैं उनको मिले हैं, उसमें से मेरा नंबर है, ठीक है। तो मैंने जो शोध का जो हमारा फेलोशिप का है उसमें मैंने क्लियर किया है, तो ये बहुत ही बड़ी बात है मेरे लिए। उसकी अमाउंट भी ज़्यादा होती है पर मंथ, हर मंथ को हमें 15,000 रुपया मिलते हैं फेलोशिप के, हर मंथ। और ऐसे 2 साल तक मिलते हैं, कितने 2 इयर्स के लिए। ओके 2 साल तक हमें 15,000 दर मंथ
में मिलते हैं। और वैसे मेरे अभी 2 साल बाकी हैं, तो अब से मेरे जो स्टार्ट हो गए हैं और आज ही मेरा सिलेक्शन हुआ है। आज ही जो शोध से जो अपडेट आया हुआ है वो आज के ही दिन आया था, क्लास के थोड़े ही टाइम पहले। और आपको शाम तक सर के स्टेटस में और वीडियो भी मिल जाएगा मेरा, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू रितु जी, थैंक यू अनामिका जी, थैंक यू थैंक यू। आई होप, मैं भगवान से प्रे करती हूँ कि आप सब जो मेरे बच्चे हैं सभी को ऐसी फेलोशिप मिले और सभी लोग अपना जो गोल है वो क्लियर करें, ठीक है। काफ़ी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये जो फेलोशिप है वो सभी को नहीं मिलती हैं। पूरे गुजरात में ओनली 930 स्टूडेंट को ही मिली हैं, तो उसमें से मेरा जो नंबर है वो सिलेक्शन हुआ है। तो थैंक यू सो मच सभी को। क्या बात है मैम, डबल खुशी। यस अनामिका जी, काफ़ी खुशी की बात है। पार्टी बनती है, पक्का पक्का दूंगी पार्टी, सभी स्टूडेंट को पार्टी दूंगी, ठीक है। थैंक यू शीतल जी, थैंक यू। यस पूजा जी, पार्टी बनती है, सभी स्टूडेंट को पार्टी चाहिए और आप सबका जो प्यार है बहुत ही बड़ी बात है। थैंक यू सो मच सभी को, थैंक यू सो मच, हार्टली हार्टी थैंक यू सो मच। चलिए अब चलते हैं, हमारी जो क्लास है लेट स्टार्ट। सभी लोग रेडी हो, हमारी जो क्लास के लिए रेडी हो। क्या सब रेडी हो हमारी क्लास के लिए? एक बार थंब सेंड कर लो फटाफट से। फेलोशिप लेकर हम पीएचडी करते हैं ना, तो बहुत ही मज़ेदार बात है, क्योंकि गवर्नमेंट हमें इतनी हेल्प कर रही है। हमारी जो टॉपिक है, जो पीएचडी का जो थीसिस करने का जो टाइटल है वो बहुत ही बेस्ड होना चाहिए, तो उन्होंने मेरा जो टाइटल था वो क्लियर किया है, तो काफ़ी बड़ी बात है। कल हमने क्या पढ़ा था? कौन मुझे रिमाइंड कराएगा? लास्ट क्लास हमने क्या पढ़ी थी? कल हमने क्या पढ़ा था बच्चों, बता दो मुझे फटाफट से। और कल तो क्लास में बहुत ही मज़ा आया था, क्योंकि जब हमने क्लास जब क्लोज की, जब एंड की क्लास, तब ही 200 प्लस व्यू थे हमारे। तो काफ़ी स्टूडेंट ज्वाइन भी हुए थे कल की क्लास में, क्योंकि कल का जो टॉपिक था वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट था। और ये जो शिलालेख अभिलेख का जो है वो मेरी जब एंट्रेंस देने गई थी पीएचडी का, तब उसमें भी ये क्वेश्चंस काफ़ी आए थे, क्योंकि ये जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो सभी एग्ज़ाम्स के रिलेटेड हैं। तो काफ़ी स्टूडेंट कल हमारे ज्वाइन भी हुए थे। 206 प्लस जो हमारे व्यू थे कल, जब मैंने क्लास एंड किया तब ही 206 प्लस व्यू थे। हमने कल अभिलेख की जानकारी के बारे में देखा था, और आज का हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान के प्रमुख अभिलेख। हम पर्टिकुलर अब अभिलेख की बात करेंगे कि कहाँ पे, कौन से, कितने, क्या, ये जो अभिलेख हैं उसकी बात करेंगे। तो उसमें हम आज राजस्थान की बात करेंगे, ठीक है।
तो आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने एक इमेज रखी हुई है, राजस्थान की जो अभिलेख है उसकी इमेज रखी है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है पत्थर पर। ये ऐसे लिखावट होती थी और ये जो भाषा है वो भी हमें समझ में तो नहीं आती है, बट ऐसी भाषा और ऐसी लिपि ऐसी जो होती है उसमें अभिलेख होते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे भी देख सकते हो। ठीक है, तो कितने प्रमुख अभिलेख कितने हैं राजस्थान में, तो ये लिस्ट आउट है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, ये राजस्थान के हैं भाई, जो भी स्टूडेंट राजस्थान के हैं तो ये देखने के लिए अवश्य जाना। ओके, इसकी स्क्रीनशॉट ले लो भाई। नहीं पूजा जी, उर्दू में नहीं लिखा है, बट उनकी जो लिपि थी वो काफ़ी जो ओल्डेज लिपि है ऐसा वो देखकर पता चलता है। क्योंकि हमें क्या, तो ये आप देख सकते हो हिंदी में लिखा हुआ है, संस्कृत में वो हम पढ़ सकते हैं, बट वो तो लैंग्वेज हम पढ़ ही नहीं सकते, तो वो लिपि जो है वो बहुत ही पुरानी है। तो ठीक है, ओके देन चलते हैं। पहला है जो अभिलेख शिलालेख है वो बरली का है, फिर घोसंडी का है, फिर नादनसा का है, फिर बरनाला का है, फिर बड़वा का स्तंभ लेख है, फिर बीजपुरिया का यूप स्तंभ लेख है, फिर विजयगढ़ का यूप स्तंभ लेख है, फिर नगरी का शिलालेख है, फिर ब्राह्मण माता का लेख है, फिर चित्तौड़ के खंड लेख हैं, फिर वसंतगढ़ का लेख है, फिर सांभोली अभिलेख है, फिर मंडौर का शिलालेख है, फिर कणसवा का लेख है, फिर घटियाला का शिलालेख है, फिर ओसिया का शिलालेख है। ठीक है, उसके बारे में हम थोड़ा डीप में भी बढ़ते हैं, बट ये लिस्ट है। अच्छा, आपने उर्दू से भी एमए किया है? चलो देखते हैं, पहला है जो बरली का शिलालेख। समय उसमें क्या है, तो 443 ईसा पूर्व समय है। बरली शिलालेख ब्राह्मी लिपि का प्रथम शिलालेख है। कौन सी लिपि का है? ब्राह्मी लिपि का है। ओके, काफी बार ऐसा पूछा जाता है कि राजस्थान का बरली शिलालेख कौन सी लिपि में आता है। लो, ये आ गया क्वेश्चंस, तो उसको आपको आंसर देना होगा कि ब्राह्मी लिपि का है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चंस आता है। तो आंसर होगा ब्राह्मी लिपि का। ओके, इस शिलालेख में अजमेर के साथ साथ माध्यमिका यानी चित्तौड़ में भी जैन धर्म का प्रसार होना बताया है। ये जो बरली का शिलालेख है वो अजमेर के साथ साथ माध्यमिका यानी चित्तौड़ में जैन धर्म का प्रसार होना बताया है। ठीक है, तो बरली शिलालेख जो है वो जैन धर्म का प्रसार करने के लिए है। ठीक है, और उसका जो स्थान है वो अजमेर के साथ साथ माध्यमिका यानी चित्तौड़। ओके,
राइट डाउन कर लेना, बाकी ऐसा मत सोचना कि हमें आ जाएगा, ऐसा मत सोचना। ये जो है वो एक साथ हम सभी टॉपिक चला लेंगे, बाद में आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो अभी साथ साथ में आप कॉपी पेन लेकर बैठो और लिख लो कि बल्ली का शिलालेख, उसका समय, उसकी लिपि और उसका स्थान और कौन से धर्म का प्रचार करता है। ओके, ऐसा लिख लेना। फिर दूसरा है क्या, गोसुंडी का शिलालेख। तो गोसुंडी का शिलालेख, उसका समय क्या बताया है, पहली शताब्दी ईसा पूर्व। स्थान क्या है, तो गोसुंडा चित्तौड़, ये भी चित्तौड़ का है। ओके, इस शिलालेख में राजा सर्वताता, कौन से, राजा सर्वताता द्वारा किए गए अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख, गोसुंडी शिलालेख में किसका उल्लेख पाया जाता है, तो राजा सर्वताता द्वारा किया गया अश्वमेध का उल्लेख पाया जाता है। ओके, क्लियर हो सभी लोग? नेटवर्क बार बार चला जाता है क्या? ओके, गोसुंडी शिलालेख अब क्लियर है शायद। तो उसमें अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख है, साथ ही यह भी वर्णित है कि जैन धर्म से प्रभावित इस क्षेत्र में वैष्णव धर्म का प्रभाव भी पड़ने लगा है। जैन धर्म का जो क्षेत्र था, प्रभावित क्षेत्र, उसमें वैष्णव धर्म का भी प्रभाव पड़ने लगा है। ठीक है, यह शिलालेख इस तथ्य को साबित करता है कि ईस्वी सन पूर्व अश्वमेध यज्ञ भगवत धर्म प्रचार कृष्ण एवं सकर्षण यानी बलराम की मान्यता विद्यमान थी। कृष्ण एवं संकर्षण का उल्लेख लेख भी प्रथम 3 पंक्तियों में पाया जाता है। यहाँ पे आपको याद रखना होगा, श्री कृष्ण और बलराम का जो है लेख, उल्लेख, वो भी इस लेख में पाया जाता है। ओके, उसके बाद है नादनसा यूप स्तंभ लेख। तो उसका जो समय है वो कौन सा है, तो 225 ईसा इसका समय है। स्थान है नादनसा यानी भीलवाड़ा। भाषा कौन सी है, तो संस्कृत, ये याद रखना होगा। नादनसा का जो यूप स्तंभ लेख है उसकी भाषा कौन सी है। ऐसे सिंपल क्वेश्चंस आएंगे बट बहुत ही टफ लगेगी, क्योंकि एक साथ सभी जो स्तंभ लेख शिलालेख आएंगे तो आपको बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना कि इसकी जो नादनसा की जो भाषा है वो संस्कृत है। यह स्तंभ लेख भीलवाड़ा जिले के नादनसा गांव में एक तालाब में स्थित है। कहां पे स्थित है, तालाब में स्थित है। इस स्तंभ पर 2 लेख उत्कीर्ण है। कौन, कितने, 2 लेख। पहला लेख 6 पंक्तियों का है तथा ऊपर से नीचे की ओर लिखा हुआ है, यानी ऊपर से नीचे की ओर लिखा हुआ है, ये याद रखना। दूसरा लेख 11 पंक्तियों का है तथा स्तंभ के चारों ओर लिखा हुआ है, यानी स्तंभ, जो स्तंभ है उसके चारों ओर लिखा हुआ है। ठीक है, स्तंभ के चारों ओर लिखा हुआ है।
दूसरा लेख 11 पंक्तियों का है तथा स्तंभ के चारों ओर लिखा हुआ है। यह स्तंभ लेख तालाब के मध्य में स्थित होने के कारण वर्ष की उन्हीं दिनों में पढ़ा जाता है जब तालाब सूख जाता है, यानी जब तालाब भरा हुआ है तब उसे पढ़ नहीं सकते, जब तालाब सूख जाता है तभी वो पढ़ सकते हैं। इस अभिलेख में शक्ति गुणागुरु नामक व्यक्ति द्वारा संपादित षष्ठी रात्रि यज्ञ का वर्णन है। कौन से? हाँ, शक्ति गुणागुरु नामक व्यक्ति द्वारा संपादित छठी रात्र यज्ञ का वर्णन है नालंदा जो यूप स्तंभलेख है उसमें। ओके, साथ ही उत्तरी भारत में प्रचलित पौराणिक यज्ञों एवं राजाओं द्वारा राज्य विस्तार के लिए किए जाने वाले प्रयासों का भी उल्लेख है। यहाँ पे क्या क्या है? उत्तरी भारत में जो प्रचलित पौराणिक यज्ञों एवं राजाओं का जो राज्य विस्तार था उसके लिए भी उसके जो प्रयास किए हुए उसका अभी उल्लेख है। ओके, ऐसा माना जाता है कि यह स्तंभ सोम द्वारा स्थापित किया गया था। किसके द्वारा? सोम द्वारा स्थापित किया गया था। याद रखना बच्चों। उसके बाद है बरनाला यूप स्तंभलेख। उसका समय है 227 ईस्वी। स्थान है आमेर संग्रहालय। भाषा है संस्कृत। यह स्तंभलेख जयपुर रियासत के बरनाला ग्राम में स्थित है। कहाँ पे है? तो राजस्थान का जयपुर है, जो जहाँ के हमारे सर हैं, जयपुर रियासत के बरनाला ग्राम में स्थित है। ओके, ये भी याद रखना। वर्तमान में आमेर संग्रहालय में संरक्षित है, यानी आमेर जो संग्रहालय है उसमें अभी सुरक्षित है। इस अभिलेख में सोनर गोत्र के व्यक्ति द्वारा 7 पाठशालाओं की स्थापना का पुण्य प्राप्त करने का उल्लेख है। इसमें कौन सा उल्लेख है? अभिलेख में सोनाहर्ण गोत्र के एक व्यक्ति द्वारा 7 पाठशाला की स्थापना का पुण्य प्राप्त करने का उल्लेख बरनाला के यूप स्तंभ अभिलेख में है। ओके, बड़वा स्तंभलेख। बड़वा स्तंभलेख का समय कौन सा है? तो 238 से 239 ईसा और स्थान है बड़वा, अंता जिला 12। ओके, भाषा है संस्कृत। जो मैं अंडरलाइन करती हूँ वो काफी इंपोर्टेंट है, तो आप राइट डाउन लिख कर लीजिएगा साथ साथ में। ओके, इस लेख में बलवर्धन, सोमदेव तथा बल सिंह नामक 3 भाइयों द्वारा संपादित त्रिरात्र यज्ञ का उल्लेख है। कौन कौन? बलवर्धन, सोमदेव और बल सिंह नामक 3 भाइयों द्वारा संपादित त्रिरात्र यज्ञ का उल्लेख है। एक अन्य लेख में आत्मोयाम यज्ञ का उल्लेख है। अन्य जो लेख है उसमें आत्मयात का यज्ञ का उल्लेख है, जिसे मौखरी धनत्रात्र ने संपादित किया है। ओके, इन लेखों में वैष्णव धर्म एवं यज्ञ की महिमा को बताया गया है। इसमें कौन कौन सी? तो वैष्णव धर्म और यज्ञ की महिमा को बताया गया है। वर्तमान में ये कोटा के संग्रहालय में स्थित है। कहाँ? राजस्थान, कोटा। नाम सुना है ना सबने? उसके बाद है बीजपुरिया यूप स्तंभलेख। ओके, संस्कृत भाषा का प्रथम स्तंभ अभिलेख कौन सा है? अभी आप शीतल जी, अभी आप ये जो है वो देखो, बाद में हम इसके एमसीक्यू भी सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है?
कौन सा है? बीजपुरिया यूप स्तंभ लेख। तो समय 274 ईसा से स्थान इसका है बीजपुरिया मंदिर। और उनियारा टोंक, टोंक जो है राजस्थान, टोंक, टोंक से शायद कोई है सिमरन जी या अन्नू जी की सिस्टर सिमरन जी कोई है, मुझे पर्सनली उनका कॉल आया था, राजस्थान टोंक से थी वो। भाषा है संस्कृत। इस लेख में यज्ञानुष्ठान का वर्णन है, परंतु किसी यज्ञ विशेष का नाम वर्णित नहीं है, यानी जो यज्ञ के विशेष है उसका नाम वर्णित नहीं है। इसमें दरक का वर्णन अग्निहोत्र यानी यज्ञ संपन्न कराने वाले ऋषि के रूप में किया गया है। ओके, उसके बाद है विजयगढ़ यूप स्तंभ लेख। कौन सा? विजयगढ़ का। समय इसका 423 ईसा और स्थान है गंगदार जो झालवाड़ में है और भाषा है संस्कृत। राजा विश्वकर्मा के मंत्री मयूराक्ष द्वारा एक विष्णु मंदिर का निर्माण करवाए जाने का उल्लेख है। मयूराक्ष ने तांत्रिक शैली की एक बावड़ी तथा मातृगृह का निर्माण भी करवाया था। यह भी आपको याद रखना होगा कि मयूराक्ष ने तांत्रिक शैली की एक बावड़ी और मातृगृह का निर्माण कराया था। यह लेख 5वीं सदी की सामंती व्यवस्था के बारे में भी जानकारी देता है। ओके, 5वीं शताब्दी, 5वीं सदी जो थी उसकी जानकारी भी देता है कि उसमें कौन सी व्यवस्था थी, वो सब बताता है। ओके, उसके बाद है नगरी का शिलालेख। नगरी का शिलालेख का समय क्या है? तो 424 ईसा है। स्थान है इसका नगरी नामक स्थान के से प्राप्त, वर्तमान में अजमेर संग्रहालय में संरक्षित है। इसकी भाषा संस्कृत है। इस शिलालेख में विष्णु पूजा के प्रचलन के साक्ष्य मिलते हैं। इस लेख में उस युग की 3 भाइयों का सतशूर, श्रीगंध तथा दास का उल्लेख समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों के रूप में किया हुआ है। कौन से 3 भाइयों? तो सतशूर, श्रीगंध और दास का नाम के जो समाज के जो प्रतिष्ठित व्यक्तियां थे उनके रूप में किया हुआ है। ओके, उसके बाद है ब्राह्मण माता का लेख। तो ब्राह्मण माता का लेख का समय कौन सा है? तो 490 ईसा इसका समय है। स्थान है ब्राह्मण माता मंदिर, छोटी सादड़ी, चित्तौड़ में है और भाषा संस्कृत है। इस लेख में गौर वंश, कौन से? गौर वंश के पुण्यशोभ, राजवर्धन, यशोगुप्त तथा औलिकार वंश की आदित्यवर्धन के चित्तौड़ क्षेत्र के निकटवर्ती भागों का शासक होने का उल्लेख बताया है। गौर वंश के शासकों द्वारा यहाँ माता का मंदिर बनवाने तथा शाक्त धर्म के आस्था रखने का वर्णन है। कौन से धर्म का? शाक्त धर्म का धर्म में आस्था रखने का। लेख की अंतिम पंक्तियां जो है वो मृत्यु उपरांत ब्राह्मणों को देना, जो दान देता है, देने की जो कल्याणकारी जो बताया है, ब्राह्मण को दान देना मृत्यु के बाद वो कल्याणकारी बताया है, उसके बारे में यहाँ पे वर्णन बताया है। ओके, विजयगढ़ वाला एक बार और रिपीट करा दीजिए मैम। ओके, आपकी जो है फरमाइश सर आंखों पर। तो विजयगढ़ का जो यूप स्तंभ लेख है वो कौन सा है? तो समय इसकी है 423 ईसा और स्थान है गंगदार, झालवाड़ और भाषा है संस्कृत। राजा विश्वकर्मा ने मंत्री मयूराक्ष द्वारा एक विष्णु मंदिर का निर्माण करवाए जाने का उल्लेख है और मयूराक्ष ने तांत्रिक शैली की एक बावड़ी तथा मातृगृह का भी निर्माण करवाया था।
यह लेख 5वीं सदी की सामंती व्यवस्था के बारे में भी जानकारी देता है। ओके, क्लियर है सभी को? चले हम आगे। फिर आगे हमने देखा नागरिका शिलालेख, फिर हमने देखा ब्राह्मण माता का लेख, फिर उसके बाद है चित्तौड़ के खंड लेख। अगर किसी को भी कहीं पे भी कोई डाउट्स है तो पूछ सकता है ये टॉपिक के रिलेटेड। ओके, हम पक्का सॉल्व करवा लेंगे आपको साथ साथ में। चित्तौड़ के जो खंड लेख हैं उसके बारे में देखते हैं। समय कौन सा है तो 6ठी शताब्दी का उत्तरार्ध है, स्थान है चित्तौड़ और भाषा है संस्कृत। यह लेख 3 एवं 8 पंक्तियों के 2 भागों में विभक्त है। 3 पंक्ति ये लेख जो है वो 3 एवं 8 पंक्तियों के 2 भाग में विभक्त है। पहले खंड में विष्णुदत्त को एक श्रेष्ठ वाणिक बताया गया है तथा उसके पुत्र को चित्तौड़ के एवं दशपुर यानी मंदसौर का राजस्थानीय कहा गया है। आपने मंदसौर का भी नाम सुना होगा, हमारे जो सिलेबस में है मंदसौर का। ओके, साफ नहीं दिख रहा है शीतल जी, तो आप अपना शिलेश जी, सॉरी शीतल जी, पूजा जी, आप नाम चेंज कर लो, ठीक है पूजा जी। अगर आपको साफ नहीं दिख रहा है तो हमारी जो यूट्यूब में क्वालिटी होती है वो बढ़ा लो तो आपको साफ दिखाई देगा, ठीक है। राजस्थानीय शब्द किसी और राजा द्वारा अपने अधिकार को किसी प्रांत का शासक नियुक्त करने पर उस अधिकारी के लिए प्रयोग में लिया गया है। दूसरे लेख में मनोहर स्वामी अर्थात विष्णु मंदिर का उल्लेख है। इस लेख में अभयदत्त नामक शासक को राजवंशीय बताया गया है। ओके, क्या इसमें क्या है तो राजस्थानीय जो शब्द किसी जो राजा द्वारा अपनी अधिकार को किसी प्रांत का शासक नियुक्ति करने पर उस अधिकारी के लिए प्रयोग में लिया गया है। और उसमें क्या है तो दूसरे लेख में क्या है, पहले लेख में ये है और दूसरे लेख में क्या है तो मनोहर स्वामी जो है अर्थात जो विष्णु मंदिर का उल्लेख है, मनोहर स्वामी और विष्णु मंदिर जो है उसका उल्लेख है। इस लेख में अभयदत्त नामक शासक को राजवंशीय बताया गया है, इसे राजवंशीय बताया गया है, ठीक है, अभयदत्त नामक शासक को। उसके बाद है बसंतगढ़ का लेख। तो बसंतगढ़ का जो समय है वो कौन सा है 625 ईसा है। स्थान है बसंतगढ़ शिरोही। शिरोही का नाम आपने सुना होगा, शिरोही, और उसकी भाषा है संस्कृत। इस लेख में वज्रभट्ट के पुत्र राजिल की अर्बुद देश का स्वामी बताया गया है। अर्बुद देश का स्वामी बताया गया है। साथ ही तात्कालीन सामंत व्यवस्था पर भी प्रकाश डाला है। ओके, उसके बाद है सांभौली अभिलेख। सांभौली अभिलेख काफी बड़ी जो है उसकी डिटेल्स में बात, तो पहले यहां तक आप क्लियर हो तो एक बार थंब कर लो तो हम आगे इसमें देखते हैं। और जिसने लाइक नहीं किया है वीडियो को अभी तक वो लाइक कर लो, पहले बच्चों फटाफट से जाकर लाइक कर लो।
क्योंकि इतनी फ्री में क्लास आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी और इतना डीपली कंटेंट भी नहीं मिलेगा, तो प्लीज़ आप एक बार लाइक तो कर ही सकते हो। ओके, देन आगे चलते हैं संभौली अभिलेख। तो उसका समय कौन सा है? तो 646 का इसका समय है। स्थान है संभौली, भोमट मेवाड़ के दक्षिण में। संभौली कहाँ? भोमट मेवाड़ के दक्षिण में। भाषा है संस्कृत। मेवाड़ के गुहिलवश के समय को निर्धारित करने तथा तत्कालीन आर्थिक व साहित्यिक स्थिति को जानने में यह लेख एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में साबित हुआ है। ठीक है, तो क्या गुहिल वंश जो है, गुहिल वंश के जो समय को निर्धारित करने के लिए तथा तात्कालीन आर्थिक व साहित्य स्थिति को जानने के लिए यह लेख जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है। इस लेख में राजा शिलादित्य की विजय का जो उल्लेख है, कौन से राजा की बात है? राजा शिलादित्य। उसे देवताओं, ब्राह्मणों एवं गुरुजनों को आनंद देने वाला, शत्रुओं को जीतने वाला तथा अपने कुल के आसमान में चंद्रमा की उपाधियां दी गई है। ये काफी बड़ी बात है। समय इसका है 646 यानी 646। ओके, इसका समय ये है। इस लेख में वटनगर से आए महाजनों के एक समूह के मुखिया जेतक द्वारा बनवाए गए अरण्यवासिनी देवी मंदिर का भी उल्लेख है। इस मंदिर के बारे में लिखा गया है कि इस मंदिर की स्थापना के बाद जेतक के देवलोक नामक स्थान पर अग्नि समाधि ले ली थी। इस शिलालेख में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें वर्णित घटनाओं से उस समय बाहर से आकर लोगों के बसने, स्थापत्य कला, स्थानीय भीलों से जो राजा शिलादित्य के संबंध और मंदिर निर्माण आदि प्रणालियों का पता चलता है। इस लेख से क्या क्या पता चलता है? तो उस समय बाहर से आकर जो लोग रहे थे, बसे थे वहां पर, स्थापत्य कला का, फिर स्थानीय भीलों से राजा शिलादित्य का जो संबंध था वो कैसा था, फिर मंदिर निर्माण आदि प्रणालियों का भी पता चलता है। ठीक है, शिलादित्य के शासन काल में वह क्षेत्र खनन उद्योग के कारण समृद्ध होने की भी सूचना मिलती थी। जेतक अग्नि प्रवेश की भी किसी तत्कालीन धार्मिक परंपरा का सूचक है। क्लियर हो यहां तक? यहां में आपको कोई प्रॉब्लम्स है, कोई डाउट्स है तो बता सकते हो, फटाफट से हम क्लियर करा के आगे चलते हैं। हाउस द जोश, आपका जोश कैसा है हमारे क्लास में? जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी टॉपिक्स हैं वो आपको क्लियर हैं तो एक बार थंब कर लो, और आपका जोश है वो कैसा है वो लिख लो फटाफट से। कौन कौन राजस्थान का है मुझे ये बताओ, राजस्थान का कौन कौन है यहाँ पे? हेलो, गुड आफ्टरनून, कैसे हो?
गुड्डी कैसी हो? पंजाब दी कुड़ी यहाँ पे हमारे क्लास में कैसे आज? वेरी गुड, रोचक और जिज्ञासाजनक जोश। वेरी गुड शीतल जी। मैं भी बढ़िया हूँ, बढ़िया। वेरी सुपर्ब जोश, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, अच्छा कि आप यहाँ पे आए हमारी क्लास में। काफ़ी ओल्ड स्टूडेंट और हमारी फ्रेंड हैं हम, ये फिलअप फॉर्म की ही। और आप सभी को बता दूं कि जो संस्कृत का जो ग्रुप्स बना हुआ है वो ज्वाइन कर लो, और ये मेरी पर्सनली यूट्यूब की चैनल है, उसको भी सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच। उसके बाद है अपराजित का शिलालेख। अपराजित का शिलालेख के बारे में देखते हैं। अपराजित का शिलालेख का समय क्या है? 661 ईस्वी उसका समय है। स्थान है नागदी गांव, कुंडेश्वर मंदिर की दीवार पर। भाषा है कुटिल लिपि में संस्कृत। कौन सी? कुटिल लिपि में, यानी कुटिल है, ऐसी वैसी कुटिल लिपि है, जो जल्दी से समझ में ना आए वैसी कुटिल लिपि में संस्कृत। ओके। इस लेख के अक्षर बहुत खूबसूरत तरीके से उत्कीर्ण किए गए हैं, बहुत ही खूबसूरत तरीके से उत्कीर्ण किए गए हैं। इसमें गुहिल शासक अपराजित की वीरता का बयान किया गया है। ओके। ऐसा उल्लेख है कि उसने एक बहादुर शासक वराह सिंह को परास्त कर अपना सेनापति बनाया। इसके अतिरिक्त विष्णु मंदिर के निर्माण का भी उल्लेख है। इस लेख से मुख्यतः गुहिलों की उत्तरोत्तर विजयों का भान होता है। इस युग में विष्णु मंदिरों का निर्माण भी प्रचलन में था। इस लेख की सुंदर एवं स्पष्ट भाषा इस बात को प्रमाणित करती है कि उस समय मेवाड़ में जो शिल्प कला विकसित थी तथा योग्य शिल्पी भी निवास करते थे। ये जो शिलालेख है उसको देखकर ऐसा माना जाता है कि वहां तक जो शिल्प कला जो थी वो बहुत विकसित हो चुकी थी, और उसमें जो चलता था लिखने की जो कला चलती थी वो बहुत ही अच्छे तरीके से चलती थी। ठीक है। इस लेख की सुंदर एवं स्पष्ट भाषा इस बात का प्रमाणित करती है। उसके बाद है लेख में प्रयुक्त कविताओं से कवि परंपरा का पता चलता है। लेख में कविताओं का जो है ढंग वो देखकर ऐसे चलता है पता कि कवि परंपरा भी बहुत अच्छी हुई होगी उस समय। ये लेख 7वीं शताब्दी के मेवाड़ की धार्मिक व राजनैतिक व्यवस्था के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। ओके। उसके बाद है मंडोर का शिलालेख। मंडोर का शिलालेख का समय क्या है? 685 ईसा। स्थान है मंडोर स्थित एक बावड़ी में शिला पर उत्कीर्ण, यानी जोधपुर। जोधपुर नाम सुना है? जोधपुर राजस्थान। मुझे किसी ने बताया नहीं कि कौन कौन राजस्थान का है। कौन कौन राजस्थान का है? किसने ये शिलालेख अभिलेख जो है स्तंभ लेख किस किसने देख रखे हैं?
कोई नहीं है क्या राजस्थान से? मैम मैं फिरोज़ाबाद से हूँ। फिरोज़ाबाद कहाँ पे है मुझे नहीं पता है पूजा जी। आगरा में? अच्छा, आप आगरा से हो। ओके। हमारी गूगल मीट दिल्ली में होने वाली है तो आप पक्का आना, ठीक है। तो इस लेख में इस बावड़ी का निर्माता चाणक्य के पुत्र माधु ब्राह्मण को बताया गया है। इस लेख में 7वीं शताब्दी में शिव एवं विष्णु की पूजा का उल्लेख किया हुआ है। हाँ जी, आप वाराणसी ही से हो अनामिका जी, मुझे पता है आप वाराणसी से हो। उसके बाद है शंकरघट्टा का अभिलेख। समय है 713 ईसा। स्थान है शंकरघट्टा, चित्तौड़ का है। भाषा है संस्कृत। इस लेख में राजा मानभंग या मानमोरी को गगनचुंबी प्रसादों, वापियों एवं मंदिरों का निर्माता बताया गया है। चित्तौड़ स्थित प्राचीन सूर्य मंदिर को भी इन्हीं निर्माणों की कड़ी माना जाता है। यह सूर्य मंदिर इस समय का एकमात्र निर्माण है जो अभी तक विद्यमान है। राजा मानमोरी का उल्लेख कर्नल जेम्स टॉन्ड ने भी अपने यात्रा वृत्तांतों में किया हुआ है। ओके। किसने किसने जो राजा मानमोरी है उसका उल्लेख किन्होंने किया है? तो कर्नल जेम्स टॉन्ड। शायद आपको यहाँ पे नहीं दिखाई दिया होगा क्योंकि मेरी जो इमेज है वहां पे आ रही है, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा। जेम्स लिख नहीं रहा। टॉन्ड, ओके। कौन सा अपरा हमने आगे जो पढ़ा वो अपराजित का? ओके, ले लो फटाफट से अपराजित का। ले लिया? ओके, देन आगे। ओके, ये भी क्लियर है। अब देखते हैं कर्णसवा का लेख। कर्णसवा का लेख, उसका समय कौन सा है? 738 ईसा। स्थान है कर्णसवा या कंसुवा, कोटा में है, राजस्थान कोटा। भाषा है संस्कृत। यह लेख कर्णसवा यानी कंसुवा गांव के एक शिवालय में स्थित है। इस शिलालेख में एक मौर्य वंशी शासक धवल का उल्लेख किया गया है। इस लेख के बाद अन्य किसी मौर्य वंशी शासक का राजस्थान में उल्लेख नहीं मिलता है। ओके। घटियाला का शिलालेख, किसका? घटियाला का। समय है 861। स्थान है जोधपुर से 22 मील दूर।
गटियाला नामक स्थान पर। भाषा है संस्कृत। यह लेख एक स्तंभ के दोनों पार्श्व उत्कीर्ण है। प्रथम लेख विनायक एवं द्वितीय लेख सिद्धमम से प्रारंभ किया गया है। पहला जो है वो विनायक और दूसरा है वो सिद्धम से प्रारंभ किया है। प्रथम लेख में कुक्कुक नामक प्रतिहार शासक की न्यायप्रियता का वीरता, राजनैतिक वैभव, पुष्प प्रेम और गुरु भक्ति, कृतज्ञता, सदचारित्रता आदि गुणों का उल्लेख मिलता है। कैसे कैसे नाम है कुक्कुक। उसके बाद है गटियाला के दो अन्य लेख। कौन कौन से? गटियाला के दो अन्य लेख। तो समय है 861, स्थान है गटियाला जो कि जोधपुर, भाषा है मराठी में पद्य लिखे हैं, संस्कृत में आशय स्पष्ट किया गया है। इस लेख में एक विद्वान ब्राह्मण हरिश्चंद्र के बारे में बताया गया है। इसके दो पत्नियां थी, जिसमें से एक ब्राह्मण कुल से तथा दूसरी क्षत्रिय कुल से। जो यहाँ पे जो ब्राह्मण था हरिश्चंद्र, उनकी दो पत्नियां थी, पहली ब्राह्मण कुल से, दूसरी क्षत्रिय कुल से। हरिश्चंद्र को प्रतिहार वंश का जनक माना गया है। किसके वंश का? प्रतिहार वंश का। इसका संभवित काल 597 ईसा माना गया है। हरिश्चंद्र के उत्तराधिकारी रज्जिल, नरभट्ट तथा नागभट्ट थे। कौन कौन थे? हरिश्चंद्र के उत्तराधिकारी रज्जिल, नरभट्ट और नागभट्ट। नागभट्ट एक प्रतापी शासक था। इस अभिलेख से प्रतिहारों की नामावली व उपलब्धियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है, जो ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। कालांतर में प्रतिहारियों का शासन मुंगेर, मल्लदेश सहित अन्य प्रदेशों तक विस्तारित हो गया था। ओके, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। उसके बाद है प्रतापगढ़ का लेख। प्रतापगढ़, तो यहाँ पे समय उसका है 946, स्थान प्रतापगढ़ चित्तौड़ का है, भाषा है 10वीं सदी की नागरी लिपि। नई लिपि आई नागरी लिपि, वैसे तो पुरानी है बट नई लिपि यहाँ पे आई सुनने में। नागरी लिपि में संस्कृत भाषा लिखी है और इस लेख में भर्तुभट्ट द्वितीय के शासनकाल का उल्लेख है। किसके? भर्तुभट्ट द्वितीय के शासनकाल का उल्लेख है। भर्तुभट्ट सूर्य के उपासक थे। इंद्र राजादित्य देव नामक सूर्य मंदिर को पलास कुपिका ग्राम स्थित बल्लुली का खेत दान में दिया था। ठीक है, किसको क्या दान में लिया था? तो इंद्र राजादित्य देव नामक सूर्य मंदिर को पलास कुपिता ग्राम स्थित बब्बुली का खेत दान में दिया था। ओके,
इस लेख में यह भी पता चलता है कि उस समय खेतों का नाम खेत के समीप स्थित वृक्ष के नाम से रखा जाता था। जब पहले इस लेख से क्या पता चलता था कि जब खेत के पास जो वृक्ष होता है वो वृक्ष के नाम से खेत का नाम रखा जाता है। तो वहां पे बबूल का जो वृक्ष होगा तो बबूली का खेत नाम रखा है, ठीक है। इसी तरह आम, वट, इमली आदि वृक्षों के नाम पर खेतों के नाम रखने की प्रमाण भी मिलते हैं। ओके, उसके बाद है ओसिया का शिलालेख। ओसिया का शिलालेख का समय क्या है? 856 ईसा। स्थान है ओसिया जोधपुर, भाषा है संस्कृत। इस लेख में वत्सराज को रिपुदमन की संज्ञा दी गई है। वत्सराज जो है उनको रिपुदमन की संज्ञा दी गई है। इस क्षेत्र में समाज को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र चारों वर्णों में विभाजित बताया गया है। ये जो क्षेत्र है उसमें समाज को 4 वर्णों में विभाजित किया हुआ है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र। वत्सराज की समृद्धि का वर्णन किया गया है। ओके, क्लियर हो? ओसिया का शिलालेख स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो फटाफट से बच्चों, फिर हम आगे चलते हैं। सर की क्लास नहीं है तो डोंट बी वरीड अबाउट इट, थोड़ी देर रुको, हम क्लियर करवा देते हैं हमारी जो क्लास है वो। ओके, कल भी हम शिलालेख अभिलेख के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। एक एक टॉपिक हम क्लियर करने वाले हैं। कहीं से भी क्वेश्चंस बन सकता है, तो आपको कहीं पर भी मार खाना नहीं है। सभी तरीके से आप लोग प्रिपरेशन करके जाना है एग्जाम में। ओके, चलो चित्तौड़ का शिलालेख। चित्तौड़ का शिलालेख का समय कौन सा है? 971 का समय है। स्थान है चित्तौड़। वर्तमान में अहमदाबाद के भारतीय मंदिर में संरक्षित है। वर्तमान में अहमदाबाद जो है उसमें भारतीय मंदिर में संरक्षित है। भाषा है संस्कृत। सुरक्षित कहाँ पे है ये भी याद रखना होगा, अहमदाबाद। और भाषा संस्कृत। इस लेख में मुख्यतः राजा भोज एवं उनके उत्तराधिकारियों का वर्णन है। इसमें कुल 78 श्लोक है, 78 श्लोक हैं। इसमें राजा नरवर्मा का भी उल्लेख है, जिसके समय यह लेख लिखा गया था। नरवर्मा के समय में चित्तौड़ में वीर, रासल, गंधक, पथ, मानदेव आदि घटक एवं खंडेलवाला जाति के श्रेष्ठियों के सहयोग से महावीर जिनालय का निर्माण होने का वर्णन बताया गया है। नरवर्मा ने भी इस प्रासाद के लिए 2 पारुर्थ मुद्रा दान दी थी। इस शिलालेख के 75वें श्लोक में देवालय में स्त्री प्रवेश निषिद्ध बताया गया है। इस प्रकार के कई अन्य निषेधात्मक नियम इस बात के सूचक है कि उस समय धार्मिक स्तर नीचे गिरने लगा था। संभवतया दुराचार की कई पद्धतियां भी प्रचलन में आ चुकी थी। इस लेखक तत्कालीन चित्तौड़ की समृद्धि का वर्णन करने के साथ ही परमार शासकों की उपलब्धियां भी बताता है। ओके, उस समय जब देवालय में स्त्रियों को जाने का जो प्रवेश था वो निषेध था, तो ऐसा वो चित्तौड़ का जो शिलालेख है उसमें ये सब बात का वर्णन किया हुआ है। ओके, उसके बाद है आहड़ का देवकुली का लेख एवं आहड़ का शक्ति कुमार अभिलेख। समय है 977 ईसा। स्थान है आहड़, भाषा है संस्कृत। ये दोनों शिलालेख आहड़ से प्राप्त हुए हैं। इनमें मेवाड़ के 3 राजा अल्लट, नरवाहन और शक्ति कुमार को का उल्लेख है। इन तीनों राजाओं के दरबार में
पटलाधीश नियुक्त थे। अल्लट के अक्ष पटलाधीश का नामक मट्टत लिखा गया है। क्या लिखा गया था? मट्टत। कैसे कैसे नाम है, काफी कंफ्यूजन करवाते हैं। अक्ष पटलाधीश और मट्टत। ठीक है, आहड़ ये काफी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जो शिलालेख अभिलेख है इसीलिए हमें ध्यान में रखना है, बट ऐसे जो है वो नहीं पूछे जाते काफी बार। आहड़ के देवकुली का अभिलेख में अल्लट की वीरता का वर्णन है। उसने कन्नौज के शासक देवपाल को युद्ध में हराया था। यह लेख तत्कालीन मेवाड़ की सैन्य व्यवस्था के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां देता है। शक्ति कुमार के लेख को कर्नल जेम्स टॉन्ड अपने साथ इंग्लैंड ले गए। ये तो इंग्लैंड ही लेकर चले गए। ठीक है, जेम्स टॉन्ड जो है वो आए थे यहाँ पे घूमने, बट लेकर चले गए हमारे अभिलेख। उन्होंने अपनी पुस्तक में इस लेख की विशेष वस्तु का वर्णन किया है। इस लेख के अनुसार शक्ति कुमार आहड़ का शासक था। उसके शासनकाल में यहाँ विपुल वैभवशाली वैश्य संप्रदाय के लोग निवास करते थे। इस लेख में अल्लट की रानी हरि देवी को हुण राजा की पुत्री बताया है तथा उसके द्वारा हर्षपुर गांव बसाने का भी उल्लेख है। इस लेख में गुहदत्त से लेकर शक्ति कुमार तक की वंशावली का उल्लेख है। गुहदत्त से शक्ति कुमार तक की जो वंशावली है, उनके पुत्र प्रपौत्र ऐसे जो वंशावली है उसके उल्लेख हैं। यस, आपको याद नहीं करना है क्योंकि ये पूछा नहीं जाता है। ठीक है, इससे आपको छुट्टी दे रही हूं। राजा की पुत्री बताया तथा उसके द्वारा हर्षपुर गांव बसाने का भी उल्लेख है। इस लेख में गुहदत्त से लेकर शक्ति कुमार तक की वंशावली का उल्लेख है, जो मेवाड़ के प्राचीन इतिहास को जानने में बहुत सहायक है। ठीक है, उसके बाद है जलरापाटन, जो है उसका लेख जलरापाटन। इसका समय कौन सा है? तो 1086 का समय है। स्थान है सर्व सुखिया कोठी, जालरापाटन। भाषा है संस्कृत। इस लेख में राजा उदयादित्य का उल्लेख है। उसे राजा भोज परमार का संबंधी बताया गया है। इस लेख को पंडित हरसुख ने उत्कीर्ण किया था। इस लेख में जनक नामक तेली द्वारा एक मंदिर एवं वापी का निर्माण करवाया जाना वर्णित है। ओके, ये भी काफी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आपको ओनली ये याद रखना होगा कि यहाँ पे भी ऐसा कुछ है और उसका समय ये है और स्थान ये है और भाषा संस्कृत है। ओके, आज का क्लास जो था राजस्थान का, पर्टिकुलर राजस्थान का, वो यहाँ तक क्लियर है। और बाद में हम जो नेक्स्ट क्लास करेंगे वो अशोक के शिलालेख के बारे में बात करेंगे। अशोक ने कौन कौन से शिलालेख, गिरनार का जो था, रुद्रदामन का जो शिलालेख था, वो सब अशोक के शिलालेख के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये पर्टिकुलर राजस्थान के थे जो एक बार हमें देखने थे तो हमने देख लिए, बट अब जो आएंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट आएंगे। वो भी आज भी वाले भी इंपॉर्टेंट थे ही, बट उतने डीपली इंपॉर्टेंट नहीं थे। ओके, आप नोट्स कहाँ से डाउनलोड करें? तो यहाँ पे हमारी वेबसाइट दी हुई है www.ugcnet.com। यहाँ पे आप नोट डाउनलोड कर सकते हो और पीजीटी का जो टाइमिंग है वो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो। सभी क्लासेस आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली हैं और सीटेट बैच भी आप ज्वाइन कर सकते हो। और फीडबैक, आपको क्लास कैसा लगा पक्का कमेंट बॉक्स में करना, क्योंकि कल भी मैंने बताया था कि कमेंट बॉक्स में करना, बट किसी का कमेंट ही नहीं आया कल क्लास में। क्यों भाई, ऐसा क्यों हो रहा है? प्लीज़ कमेंट करा करो, फीडबैक अपना दिया करो, ताकि हम आपको आपकी क्या व्यू है, आपका जो कोई अगर कोई प्रॉब्लम्स है तो हम उसका सॉल्यूशन कर पाए। ठीक है,
फॉर मोर इन्फॉर्मेशन के लिए सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स यहाँ पे दिए हुए, वहाँ पे जाके आप फॉलो अप कर सकते हो। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। मेन क्वेश्चंस नहीं होगा, क्या नहीं होगा? क्वेश्चंस जो आता है वो मैंने अपलोड कर लिया है ना, क्लास के पहले ही मैंने वीडियो डाल रखी है। जो डेली के डेली जो क्वेश्चंस मिलते हैं आपको, उसकी वीडियो यूट्यूब पर डाल दी है, तो आप देख लेना एक बार, ठीक है। और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे देना कि आज का जो क्वेश्चंस था शायद ये है कि ऋग्वेद के जो ब्राह्मण हैं वो कितने हैं और उनके नाम कौन कौन से हैं, ठीक है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे 1 PM को, सभी को आना है, कोई मिस मत करना। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होगी हमारी, तो